दहशत फैला रही है। मेरे साथ यहाँ यासिर साहब हैं जो MLC भी रह चुके हैं, एंड उनको बार बार जो PC की टॉप लीडरशिप है, प्रेसिडेंट है, मुझे उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बार बार इनको थ्रेटन कर रहे हैं। एंड द वरिंग थिंग इज़ कि वो एजेंसीज जो हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो ED हो, NIA हो, CBI हो, ही इज़ क्लेमिंग ही हैज़ द सपोर्ट। तो मैं हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, मैं उनसे अपील करूंगी, अमित शाह साहब क्या आप जानते हैं कि आपका नाम लेके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नाम घसीट कर करके यहाँ जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडर हैं वो आपकी एजेंसीज का नाम अब्यूज़ करके, आपकी मिनिस्ट्री का नाम यूज़ करके जो हमारे PDP के लोग हैं उनको धमका रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं। और ये सिलसिला अभी ही नहीं स्टार्ट हुआ है। जो दहशत पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप फैला रही है वो 2019 के बाद कहीं ना कहीं इनने स्टार्ट किया। हमने देखा PC ने कैसे PDP में से लोगों को निकाला। यासिर साहब वाज आल्सो वन ऑफ देम, खुर्शीद आलम साहब हैं जो अब वापस हमारी पार्टी में आए। तो कहीं ना कहीं ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। वो नॉर्थ में कोई भी लीडर को देखते हैं जो इमर्ज होता है, जैसे इंजीनियर रशीद साहब हैं, उनको अरेस्ट करके उनको जेल में डाला गया। तो ये पॉलिटिक्स करने का तरीका तो है नहीं। अगर आप PDP का सामना करना चाहते हैं तो आप बाय द पावर ऑफ डायलॉग करिए, बाय द पावर ऑफ बैलेट करिए। आप हमें बैलेट में हराइए, तब हम मानेंगे। अगर आप में लीडरशिप की स्किल्स नहीं है तो आप यहाँ दहशत नहीं फैला सकते हैं। बार बार आपने भी बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होंगी जिसमें इनके जो टॉप लीडर हैं सजाद साहब, वो ये क्लेम करते हैं कि उनको दिल्ली का सपोर्ट है, उन्हें MHA का सपोर्ट है, ED वो भेजेंगे। उनने अपने किन्हीं बंदों से यासिर साहब को कॉल करा के ये भी बोला कि जो ED के टॉप लोग हैं, CBI आजकल श्रीनगर में है, वो मेरे घर आते हैं, मैं उनको अपने किसी और लीडर के घर पे मिलता हूं जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि यासिर साहब हम आपको कैसे थ्रेटन करें, कैसे इंटिमिडेट करें। और अगर आप PC की पॉलिटिक्स देखेंगे, यही रही है, लोगों को अरेस्ट करना। और ये पॉलिटिशियंस की ही बात नहीं है, PDP के लोगों को ही तंग नहीं किया। जो आप में से बहुत सारे यहाँ उम्दा जर्नलिस्ट हैं उनको तक PC ने तंग किया है, थ्रेटन किया है, इंटिमिडेट किया है। यहाँ जो बिजनेसमैन हैं उनसे हफ्ता वसूली की जाती है, पैसा एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जाती है। और मेरा जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनका मेरे से एक सीधा सवाल भी है और अपील भी है कि अमित शाह साहब, क्या आप जानते हैं कि रेगुलरली आपका नाम यहाँ इस्तेमाल किया जाता है बाय द पीपल्स कॉन्फ्रेंस का नाम लेके हमारे लोगों को तंग करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, एक दहशत फैला रहे हैं। कहते हैं हमारी जेब में ED है, हमारी जेब में अमित शाह साहब है, NIA है, अमित शाह साहब इज ऑन बोर्ड, एंड वो आपका नाम इस्तेमाल कर बार बार। एंड ये जो गाली गलोच का जो अब चल रहा है, सुबह से मैं भी कुछ देख रही हूँ, वो हम सबको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। जो बड़े बड़े मुद्दे हो, 370 हो, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हो, आप खुद देखिए जम्मू कश्मीर की सियासत को, हमारी राजनीति को ये बिल्कुल गटर में ला रहे हैं। दिस इज अ गटर लेवल ऑफ पॉलिटिक्स, विच इज वाई मैं आपके पास यहाँ आके, और मैं PC की जो लीडरशिप है, जो अपने आप को लीडर समझते हैं लेकिन वो जो असली में कर रहे हैं वो गुंडागर्दी ही है। आप बैलेट में बिलीव नहीं करते, आप जानते हैं कि लोग मर्जी से आपकी पार्टी में आना नहीं चाहते, इसलिए आप ED इस्तेमाल करना चाहते हैं, NIA इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप फोर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको अपनी पार्टी बनानी है, आप शराफत से बनाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। और मेरा उनसे यही मैसेज है कि 2019 के बाद लगातार जो आपने PDP को तोड़ने की कोशिश की, महबूबा जी को आप उनका नाम साली करने की कोशिश करते हैं, हमारे मुंह में यहाँ दही नहीं जमा हुआ है। अगर आप ये गंदी कोशिशें करते रहेंगे तो हम भी यहाँ हैं, चट्टान की तरह खड़े होके आपके साथ हम आपका मुकाबला करेंगे। यू वांट टू फाइट अस विद द बैलेट, डोंट फाइट अस विद ED, NIA। And once again, I appeal to the Honorable Home Minister that under your name, sir, under the name of investigative central agencies like the ED, NIA, CBI, a lot of PC members here, their top leadership is threatening, intimidating and browbeating PDP leaders, former MLAs. PDP ऐसे ही नहीं टूटी। जो आधे से ज्यादा लोग PDP के PC में गए, बाकी मुख्तलिफ प्रॉक्सी पार्टीज में गए, उनने भी ED, NIA, CBI का इस्तेमाल किया। तो मैं अमित शाह साहब से ये भी कहना चाहूंगी कि अमित शाह साहब, हम यहाँ सियासत करते हैं, बहुत मुश्किल काम है, हम लोगों के हकूक के लिए लड़ रहे हैं। अगर उसमें यहाँ कोई गंदी राजनीति इंट्रोड्यूस करता है, दहशत इंट्रोड्यूस करता है, आप उनके अगेंस्ट प्लीज सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक आई सेड, देयर नेम्स, the investigative agencies are not the private property or the assets of any party here or any of their leadership. So you want to fight us at the ballot. Don't try to do this. मेरे मुंह में दही नहीं जमा. If you dare try to touch any of our leaders, whether that's Yasir Saab or anyone else,
यू विल हैव टू फेस अस। और जो आप यहाँ ये दहशत फैला रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, वो हम आपको यहाँ नहीं करने देंगे। एंड अमित शाह साहब भी आप प्लीज क्लैरिफाई करिए, अगर ये आपके कहने पे नहीं हो रहा, आपके बेहस पे नहीं हो रहा, देन इमीडिएटली प्लीज मेक श्योर दैट यू रेन इन सच टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। क्योंकि ये यहाँ पे ये फैलाते हैं कि ईडी एनआईए के लोग जाके पीसी ऑफिस में जाके, उनके घर में जाके वो प्लॉट करते हैं कि पीडीपी के लोगों को कैसे तंग करना है। तो ये साफ राजनीति नहीं है। We are fighting for people who are booked under ASPA, who are languishing under in jails. They deserve dignity. They deserve clean politics. They don't deserve this murky, dirty kind of politics जो यहाँ कुछ लोग practice कर रहे हैं। यासिर साहब भी उसमें कुछ one more thing I want to clarify कि 5 अगस्त 2019 के बाद हम सभी लोग जानते हैं कि no two Kashmiris have a reason to fight। यहाँ कुछ रहा ही नहीं कि जिसके लिए हम लड़े और आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करें। लेकिन एक कल्चर बनाया जाता है कि बड़े मुद्दे पे बात नहीं होगी, चाहे वो 370 का हो, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स का हो, चाहे वो जमात इस्लामिया की बैन की बात हो। जो इम्पॉर्टेंट लोग बंद है अभी भी, जिनकी कॉस्ट पे ये पॉलिटिक्स हो रही है जम्मू कश्मीर में, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए नए नए मुद्दों को, नए नए कार्टून्स को, जोकर्स को पॉलिटिक्स में लाया गया। हम ये नहीं कहते हम सही हैं, लेकिन हमें हक है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में एक डिस्कोर्स जो हो वो क्लीन हो, इशू सेंट्रिक हो और जम्मू कश्मीर के कोर इश्यूज़ पे बात हो। चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हो, चाहे वो जो लोग जमात इस्लामिया के लोग बंद है, बैन में है अभी भी। और मैं आपको ये बताऊँ, मैं खुद बंद रहा हूँ एनआईए की कस्टडी में। मैं सेपरेटिस्ट नहीं था, मिलिटेंट नहीं था, हमने कोई ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे हिंदुस्तान के किसी भी इंटरेस्ट को नुकसान था। लेकिन मेन स्ट्रीम में रह के, एक उस जमात के साथ रह के जिन्हें ये कहा गया कि आपने अलायंस किया। सही बात है कि लोगों को लगता है कि अगर किसी के भी जज्बात हर्ट हुए तो लीडर्स को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ साथ ये ऑनेस्टी का जो दावा लोगों ने, हमसे बहुत लोगों ने जब कल सवाल किए कि नहीं ऐसे गलती नहीं, ऐसे करनी चाहिए थी, उससे बड़ा मुद्दा है कि वो जम्मू कश्मीर की सियासत को किस लेवल पे ले जा रहे हैं। आप सभी लोग यहाँ के रहने वाले भी हैं, आप मीडिया में हैं, आप ब्लॉगर्स भी हैं, आप एक्टिविस्ट भी हैं, आप पे भी जिम्मेदारी है कि यहाँ की सियासत की बुनियाद क्या होगी। क्या एक दूसरे को हम गाली देंगे? क्या एक दूसरे को हम कश्मीर को कोई फ़ायदा देते हैं या हमारी वजह से नुकसान होता है? और ये जो नया कल्चर है कि हर एजेंसी को मिसगाइड करना, कि इसके बारे में, किसी के बारे में, और सियासत अपनी तंजीमें बनाना या पार्टियां बनाना, इलेक्शन को मैनिपुलेट करना सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप इलेक्शन नहीं जीतते हैं तो आप कहते हैं हम दूसरों को बंद करके सियासत करेंगे। जब मैंने डीडीसी का फॉर्म भरा, पीडीपी से भरा, तो मुझे अरेस्ट किया गया। अब मैं नाम नहीं लूँगा उस लीडर का और उस पार्टी का जिसने वो काम किया, क्योंकि फिर हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। आज खुर्रम परवेज़ छूटा 2 साल के बाद, आज भी अल्ताफ़ खंतूश साहब जेल से उनकी डेड बॉडी आई। किसने बंद किया? अगर हम नाम बताएंगे ये कौन लीडर है जो ये काम करते हैं, शायद उनके मकान जलेंगे शाम तक। लेकिन गर्ज ये है कश्मीर की आवाम को फ़ायदा मिले। अगर हमारी वजह से फ़ायदा नहीं मिलता तो कम से कम ये जो नुकसान भी ना करे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके लिस्टें दे रहे हैं कि जमात को बैन करिए, फलाए आम के स्कूल को बंद करिए, सिराजुल उलूम को बंद करिए। ये कौन लोग हैं? ये हम में से है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मिसलीड कर रहा है इन इश्यूज़ पर। फलाए आम का स्कूल 30 साल से चल रहा था जम्मू कश्मीर में, किसने कहा बंद करिए? ये सिराजुल उलूम को बंद करने का पिछले 30 साल में कोई हिस्ट्री है इन स्कूल में कि कोई बच्चे निकले हैं जो मिलिटेंसी में हो, सेपरेटिज्म में हो? नहीं है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स निकले हैं। मुझे बताइए, ये जो इंस्टीट्यूशन, ये जो यहाँ पे क्रैकडाउन चल रहा है, सबसे बड़ा क्रैकडाउन इस वक्त, सारे जो हमारी हिस्ट्री है क्रैकडाउन है कश्मीर यूनिवर्सिटी के, वहाँ की किताबों को बदला जा रहा है और उन चीज़ों पे सवाल ना उठे इसलिए एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। अगर मेरी वजह से कोई फ़ायदा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं मैं इल्ज़ाम तराशी करूँगा। हर दिन किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बच्चे, हर चीज़ को आप घसीटते हैं सियासत में। और कहीं ना कहीं मकसद 5 अगस्त से, उससे पहले और आज भी, अगर मैं आप सभी लोगों को ये बोलता हूँ, 40 लोग पीडीपी से निकाले गए। ये लड़ने से नहीं मिला। जहाँ पीडीपी के लोग थे वहाँ लड़ रहे थे, लेकिन डर डर के लड़ रहे थे। मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, हमें पता हमें कितने छापे पड़े। असेंबली इलेक्शन लड़ा, हमें कितनी सख्तियों का सामना करता। आज भी 10-10 तारीखें हम लोग देते हैं। हम क्या मिलिटेंट है? हम क्या सेपरेटिस्ट है? और जिन्होंने गन लाया, जो सेपरेटिज्म से निकले, वो कहते हैं दूसरा सेपरेटिस्ट अगर उनका भाई भी आएगा मेन स्ट्रीम में उसको इजाज़त नहीं है। और यही लोग जो आज कब्रों में, जिनकी बुनियाद पे यहाँ सियासत चलती है सारी, वो कहते हैं जमात का बच्चा अगर सियासत में आएगा उसका हक ही नहीं है। क्यों नहीं है? उनके सफ़े से लोग निकले जो आज उनके खिलाफ काम करते हैं। तो ये जो 40 लोग पीडीपी से निकाल दिए गए, ये आप लोगों के लिए भी सवाल है कि एक जमात पे क्रैकडाउन क्यों हुआ? अगर हम पे इल्ज़ाम था कि आपने अलायंस भी किया तो हमारे ही 40 बंदे क्यों निकले? MLAs, MLCs, MPs,
चुन चुन के लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और पीडीपी से निकाल दिया गया। एक क्रैकडाउन किया गया। महबूबा जी की मदर को ईडी ने क्वेश्चनिंग की, उन्होंने कभी सियासत ही नहीं की। उनको पासपोर्ट, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को पासपोर्ट नहीं। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि एक जमात पर क्रैकडाउन है, मुसलसल है, आज भी है। कल से यासिर साहब के खिलाफ, कल से इनको धमकाया जा रहा है कि अब आपको आना है, अब आपको पेशी देनी है। अगर इस बुनियाद पे यहाँ सियासत चलेगी तो हम सियासत में तो हमारा रहना और ना रहना कोई फ़ायदा नहीं। तो ये जो पीडीपी के ख़िलाफ़ एक मुहिम है कि आप चुन चुन के बंदों को आइडेंटिफाई करें जिसकी कहीं बुनियाद है, उसको सेंट्रल एजेंसी समन करेंगे या कोई और समन करनी नहीं है। हमने कौन सी बात की? जो भी इम्पोर्टेंट इशू जम्मू कश्मीर के हवाले से है उसकी तर्जुमानी सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप करता है। अगर कल लोगों ने नाराज़गी दिखाई तब भी हम लोगों के पेश है। अगर कोई भी इम्पोर्टेंट मुद्दा, लोगों के मकान डिमोलिश होते हैं, कोई एक पार्टी बात नहीं करती, सिर्फ एक पार्टी, एक जमात बात करती है, पीडीपी। एम्प्लॉयज़ टर्मिनेट हुए 311 में, सिर्फ पीडीपी ने बात की। जमात इस्लामिया पे बैन हुई, सिर्फ पीडीपी ने बात की। हर मुद्दे पे महबूबा जी ने बात की सबसे पहले, उसके बाद बाकी फॉलो करते हैं। उसके बाद आज भी अगर हम ये कहना चाहते हैं आपको, 30 सीटों से लेकर पीडीपी अगर 3 पे पहुंची तो ये नहीं कि लोगों ने हमें रिजेक्ट किया था, क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट ही नहीं थे जिनको हम मैंडेट भी देते उस वक्त। 40 लोग एक जमात के निकाल दिए गए। ये सवाल कश्मीरी वोटर, हमारी हर शख्स को पूछना चाहिए कि ये जो अमानत होती है तंजीम किसी, ये हर शख्स की है, इसमें स्टेक हर कश्मीरी का है। अगर हमने गलती की है, आपका हक बनता है हमें सवाल करने का, हमें सज़ा देने का भी। लेकिन इस तरीके में एजेंसियों को इस्तेमाल करना, रोज़ धमकाना, रोज़ छापे डालना, क्रैकडाउन करना, एक जमात से निकाल के दूसरी जमात में, आप देखिए 5 अगस्त के बाद एक पार्टी तोड़ी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे क्रैकडाउन नहीं हुआ, नॉट इवन 1%। 13 लोग पीडीपी के एमएलए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में एमएलए है, कुछ मिनिस्टर भी है, क्योंकि यहाँ सेफ नहीं था। लोगों ने नहीं रिजेक्ट किया, सरकार ने रिजेक्ट किया, दिल्ली ने रिजेक्ट किया, छापे डलवाए गए पीडीपी के खिलाफ। और आज भी जब हम बात करते हैं, चाहे वो जमात की बात हो, चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो अमन की बात हो, चाहे वो एक्शन की बात हो, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हो, चाहे वो जो मकान अटैच हुए, जब भी हम इन मुद्दों पर कोर इश्यूज़ पर लाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो हमारे खिलाफ कोई ना कोई बयानबाजी होती है। हमने उमर साहब के खिलाफ बयानबाजी नहीं दी, लेकिन हर दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जब निकलती है पीडीपी के खिलाफ बयानबाजी देती। हमने सजाद साहब के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं दी, लेकिन हर दिन शाम को वो निकलते हैं और अपना वो लड़ीशा चलाते हैं और पीडीपी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। और सजाद साहब का रोल, किरदार, सियासत, सेपरेटिज्म में से आए मेन स्ट्रीम में हम वेलकम करते हैं। उनको हक है, उनके बाप ने कुर्बानी दी, उनको हक है, उनके भाई को भी हक है, हर शख्स को हक है। लेकिन हम मुश्किलात नहीं बना रहे हैं उनके लिए, लेकिन वो मुश्किलात ना बनाए। अगर मैं उनको ये बताऊं कि उनका रोल कहाँ कहाँ पे क्या था, शायद कश्मीर के लोग उनको यहाँ चलने भी नहीं देंगे। लेकिन हमारा गर्ज बार बार इन चीज़ों को घसीटने का, नो टू कश्मीरीज हैव अ रीजन टू फाइट टुडे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ दैट इस वक्त यहाँ के डिस्कोर्स में सैनिटी हो, गाली गलोच ना हो। अगर हम कुछ ना कर सके, 370 वापस ना ला पाए, अगर हम कुछ नहीं दे सकते कश्मीरी को, कम से कम ये जिल्लत न दे। और ये जो तरीका है एक दूसरे को बंद रखने का, मकान अटैच करने का, प्रॉपर्टीज़ अटैच करने का, छापे डलवाने का, फिर लीडर्स को निकाल के दूसरी पार्टियों में लाने का, ये तरीका सही नहीं है। और हम सभी आप लोगों के थ्रू यही बात बताना चाहते हैं। आपको भी मीडिया का इंपॉर्टेंट रोल है, सोशल मीडिया का रोल है। कई लोगों ने हमसे सवाल किए, लेकिन जो कोर इशूज़ है आप उनको भूलें ना, उन पे फोकस करें, उन पे बात रखें। रेस्ट ऑल इज़ बीइंग एज एन अटेम्प्ट यूज्ड टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द कोर इशूज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। शुक्रिया।